कि महात्मा फुले इन्होंने अपने गुलामगिरी किताब में लिखा है प्रस्तावना में कि ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए बहुजन समाज को हजारों जातियों में बांट दिया और ये इकट्ठा ना आए, इसलिए इनमें आपसी द्वेष की भावना पैदा की। तो ये वर्गीकरण के ऊपर हमारा कोई ध्यान नहीं है। तो इसलिए ये कार्य करते करते जो उच्च नीचता की सामाजिक व्यवस्था है उसको खत्म करना जरूरी है, क्योंकि यह व्यवस्था वैसे ही बरकरार रखकर अगर आप प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं, अगर आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बन जाते हैं, तो आपको कोई मूल्य नहीं है, आपका कोई मान सम्मान नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो आप पहले अनुसूचित जाति के थे, अभी अनुसूचित जमाती के हैं, तो उनको भी मंदिर में नहीं जाने देते। तो इससे आप अंदाजा करो कि इस उच्च नीचता की सामाजिक व्यवस्था में हमारा स्टेटस क्या है। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, वो कानूनी गलत है। इसलिए गलत है कि इसके पहले 9 जजेस के बेंच ने एससी और एसटी को अलग रखते हुए उन्होंने जजमेंट दिया है, क्योंकि ये मुद्दा उस जजमेंट में आया था। तो जस्टिस जीवन रेड्डी जो 9 बेंच का जो लीड कर रहे थे, तो उन्होंने खुद होकर एससी और एसटी को अलग रखा। तो इसलिए अभी जो 7 जजेस का बेंच था, तो वो 9 जजेस के बेंच को जो है जजमेंट को ओवर रूल नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने ये बात आपके सामने रखी है कि ये जो जजमेंट है ये कानूनी गलत है। तो कोई बात नहीं, हम वर्गीकरण की बात को लेकर अभी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन बड़ा वर्गीकरण हुआ इसके तरफ हमारा ध्यान नहीं है। बड़ा वर्गीकरण कब हुआ? ये महात्मा फुले इन्होंने अपने गुलामगिरी किताब में लिखा है प्रस्तावना में कि ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए बहुजन समाज को हजारों जातियों में बांट दिया और ये इकट्ठा ना आए, इसलिए इनमें आपसी द्वेष की भावना पैदा की। तो ये वर्गीकरण के ऊपर हमारा कोई ध्यान नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 50 साल से इस वर्गीकरण को खत्म करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और इससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि महात्मा फुले, इनको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इन्होंने अपना गुरु क्यों माना? क्या बात रही? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इन्होंने महात्मा फुले इनको अपना गुरु इसलिए माना कि महात्मा फुले इन्होंने समाज के 2 वर्ग बनाए, एक सेठजी भटजी जिसको हम ब्राह्मण बनिया कहते हैं, और दूसरा शूद्र अतिशूद्र जिसको हम आज बहुजन समाज कहते हैं। ये 2 वर्ग बनाकर महात्मा फुले ने इस उच्च नीचता की सामाजिक व्यवस्था के ऊपर एक ये लगाया, उसको तोड़ दिया, उसको जख्मी किया। तो ये महात्मा फुले ने क्रांति की, इसको हम क्रांति बोल सकते हैं। और इसको लेकर अगर हम कार्य करते हैं तो फिर हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसलिए तो हम कहते हैं कि हम बहुजन समाज के लोग 85 to 90% है। तो ये फार्मूला लगाकर हम पिछले 50 साल से कार्यरत है। और मैं आपको बता दूं कि आज बहुजन समाज की जो ताकत है वो पूरे देश में बहुत बड़ी ताकत बन गई है। इसलिए हमारा जो विरोधी है वो घबरा गया है, और वो घबरा गया है लेकिन हमको डरा रहा है और हम भी डर रहे हैं।
एक बात समझ लेना बहुत जरूरी है कि बहुजन समाज बड़े पैमाने के ऊपर देश भर में संगठित हो रहा है। ये नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस रास्ते से ये कार्य कर रहा है। तो बड़ी अड़चन उनको ये है कि राजनीति में जो लोग हैं उनको तो कभी भी हम खरीद सकते हैं, अपना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये लोग सामाजिक परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं जिनके माध्यम से एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग जो है एक विचार के ऊपर संगठित हो रहे हैं। ये उनको डेंजर लग रहा है, इसके लिए जो है वो परेशान है। लेकिन आपने यही कार्य करना है। ये फॉर्मूला जो है ये सबको लागू होता है। फिर जो कोई राजनीति में कार्य कर रहे हो या कोई धार्मिक कार्य कर रहे हो या सामाजिक कार्य कर रहे हो, ये महात्मा फुले का जो फॉर्मूला है, शेठ जी, भट्ट जी और शूद्र अति शूद्र, ये हमारे पास हुक्म एक का है। ये हमारे पास हुक्म एक का है, वो जिसको कोई मार नहीं सकता। तो इसलिए ये जो सामाजिक लड़ाई चल रही है वो बड़ी लड़ाई है। क्यों? कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन ऑलवेज फॉलोज सोशल रेवोल्यूशन। पहले सामाजिक क्रांति होती है और उसके पीछे पीछे राजनीतिक क्रांति आती है। तो इसलिए हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमारा कर्तव्य बनता है कि पहले सामाजिक क्रांति के लिए कार्य करें, पहले सामाजिक क्रांति के लिए कार्य करें, तो फिर राजनीतिक क्रांति जिसको हम सत्ता कहते हैं वो अपने आप चले आएगी। यह सामाजिक क्रांति का बाय प्रोडक्ट है, उप उत्पत्ति है। तो इसलिए हम सब ने मिलकर जो है सामाजिक क्रांति का कार्य करना चाहिए। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत सरकार के श्रम मंत्री थे तो उन्होंने लखनऊ में अपने भाषण में कहा था एक सभा में कि अगर अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग इकट्ठा आता है तो वहां पर जो पंडित बैठे थे मुख्यमंत्री के रूप में, तो उन्होंने उनके सामने कहा था कि ये अगर लोग इकट्ठा आता है तो पंडित, ये क्या नाम है उनका भूल गया मैं, कि हाँ थैंक यू, पंडित वल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण वर्गीय लोग मेरे जूते के तस में खोलने में फक्र महसूस करेंगे। तो इस बात को जो है हमने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो ये अगर हम काम करते हैं तो फिर हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हमारा मुकाबला जो है कोई कर नहीं सकता, लेकिन हमको कुछ बातों की परहेज रखना पड़ेगी कि सामाजिक परिवर्तन कार्य में जो राजनीतिक लोग हैं उनको अलग रखना पड़ेगा और जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं उनको ये घोषणा करना पड़ेगी कि हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ना हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी। हम यही कहते हैं पैगाम के माध्यम से कि सारी बहुजनों की पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हमारी है, सारी बहुजनों की राजनीतिक पार्टियां हमारी है, लेकिन हम किसी के नहीं, हम जो है किसी के नहीं। इसका मतलब हमारा काम है सामाजिक परिवर्तन का, समाज को अच्छा बनाने का। तो जब समाज अच्छा बनेगा तो राजनीति भी अच्छे लोग आएंगे। इसके लिए महात्मा फुले कहते हैं कि विदाउट ट्रू बिहेवियर नो ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ कैन लीड ए हैप्पी लाइफ। तो इसलिए हमारा जो बिहेवियर होना चाहिए वो सत्य का होना चाहिए। अगर हमारा बिहेवियर सत्य का नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे जीवन में आनंद पैदा नहीं होगा। तो इसलिए ये कार्य करते जो उच्च नीचता की सामाजिक व्यवस्था है उसको खत्म करना जरूरी है, क्योंकि यह व्यवस्था वैसे ही बरकरार रखकर अगर आप प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं, अगर आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बन जाते हैं तो आपको कोई मूल्य नहीं है।
आपका कोई मान सम्मान नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो आप पहले अनुसूचित जाति के थे, अभी अनुसूचित जमाती के हैं, तो उनको भी मंदिर में नहीं जाने देते। तो इससे आप अंदाजा करो कि इस ऊंच नीचता की सामाजिक व्यवस्था में हमारा स्टेटस क्या है, हमारा कोई मान सम्मान नहीं है। तो इसलिए हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि जो उच्च नीचता की सामाजिक व्यवस्था है, जिस सामाजिक व्यवस्था में बहुजनों का कोई मान सम्मान नहीं है, उसको समाप्त करना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए।